अब हमारे पास टिंटेड एंड प्रोटेक्टिव लेंसेज हैं, ठीक है। तो हमारे पास हर टाइम जो है लेंस सर्फेसिस के ऊपर जो है कुछ रिफ्लेक्शन हो रही होती है, ठीक है, ब्राइट सोर्सेज की वजह से, जो कि हमारे पास ऐसे रिफ्लेक्सेस जो अनवांटेड रिफ्लेक्सेस हैं या एब्रेजन जो है आपके पास जो है पेशेंट विजुअल फील्ड में जो है बना रहे होते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन जो है आपके पास इंटीरियर और पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ लेंस से क्या बन रहे होते हैं, इनको रिड्यूस करने के क्या कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स है, लाइट टिंटिंग ऑफ ग्लासेस है, इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर्स को क्या रेंस के रेस करना, और इसी तरह जो है पेंटोस्कोपिक टिल्ट को जो है चेंज करना, ताकि आपके पास जो रेज हैं वो जो है पेशेंट की फील्ड से आउट हो सके, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट जो हैं इसी बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपके पास उनको इन रिफ्लेक्शंस का वजह बता दी जाए, ठीक है, और उनका एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो वो हमारे पास इसे इग्नोर करने लगते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्शंस को क्या है रिड्यूस करते हैं लेंस सरफेस से। और कौन सा प्रोसेस इसमें यूज होता है आपके पास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ठीक है, कि आपके पास वो दो वेव्स जिनका सेम एम्पलीट्यूड हो लेकिन हाफ वेवलेंथ हो, जो कि आउट ऑफ फेज हो आपके पास, वो जब आप इसमें मिलती हैं तो वो आप इसमें एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम को समझे कि ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है, और ये हमारे पास इस पोजीशन में है, और जबकि हमारे पास जो दूसरी वेव है जो कि हमारे पास लेंस सरफेस पे बन रही है, तो ये हमारे पास इस तरह है। तो ये दोनों आपस में हाफ वेव्स हैं और आपके पास एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो ठीक इसी फिनोमेना पे जो है आपके पास एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स जो है वो बेस कर रही होती हैं। सरफेस को जो है आपके पास एंटी रिफ्लेक्टिव मटेरियल के जरिए जो है कोट किया जाता है, ठीक है। एंटी रिफ्लेक्टिव मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्क्वायर रूट ऑफ दैट लेंस होना चाहिए, मतलब इतना आपके पास कम होना चाहिए, ठीक है, लेंस से, जितना कि 1/4 ऑफ द वेव लेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। लेट से हमारे पास एक हाई पावर्ड लेंसेज के लिए मैग्नीशियम फ्लोराइड है जिसका 1.38 है, और ये आपके पास सुटेबल रहेगा क्राउन ग्लास के लिए। क्यों? क्योंकि क्राउन ग्लास का हमारे पास 1.52 है, तो ऑलमोस्ट 1/4 आपके पास मैग्नीशियम फ्लोराइड का उससे कम है, तो उस हिसाब से हमारे पास ये सही रहता है। लेकिन हमारे पास जो ये सिंगल रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स हैं ये खाली सिंगल वेवलेंथ के लिए काम करती है। जो अदर रिफ्लेक्शंस है आपके पास जो कि दोनों एंड ऑफ स्पेक्ट्रम से आ रही होती हैं, वो फिर भी क्या है आपके पास रिफ्लेक्ट होके आईज में जो है रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है। यानी इनकी वेवलेंथ से ऊपर और इससे नीचे की जो रिफ्लेक्शंस है वो हमारे पास कवर नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिंगल जो है हमारे पास रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स है। इसी का इलाज जो है आपके पास ये है कि मल्टी लेयर्ड कोटिंग्स। ये मल्टी लेयर्ड कोटिंग जो है आपके पास ब्रॉड रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या काम करती है, ठीक है। हमारे पास यूजुअली जो है प्लास्टिक लेंसेज के ऊपर 5 या उससे ज्यादा लेयर जो है चढ़ाई जाती हैं, ठीक है, और उसके बीच में जो है लोअर और हायर इंडेक्सेस ऑफ रिफ्रैक्शन का जो है डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसकी बेस पे क्या है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम में आपके पास लाइट को रिफ्लेक्ट होने से बचा रही होती है। मल्टी लेयर जो है आपके पास जो है ब्रॉड रेंज में आपके पास लाइट को रिफ्लेक्ट करने में हमारे पास काम करेगी। ये मल्टी लेयर जो कोटिंग्स हैं आपके पास, ये जो वाइड रेंज की स्पेक्ट्रम में आपके पास लाइट रेज को रिफ्लेक्ट होने से आपके पास बचाएगी। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग जो है आपके पास लेंस की ट्रांसमिटेंस को अप टू 100% जो है बढ़ा देती है, ठीक है। और सारी जो विजिबल रिफ्लेक्शंस हैं जो कि सरफेस ऑफ लेंस पे हमें क्या दिखाई दे रहे होते हैं, आपने देखा होगा लेंस जो है अक्सर उस पर लाइट पड़े तो वो शाइनी सा हो जाता है, ठीक है। ये जो विजिबल रिफ्लेक्शंस है इनको क्या आपके पास रिड्यूस करती है। ये हमारे पास एक 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो है रिफ्लेक्शंस ऑलमोस्ट जो है कैंसिल हो जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जरिए, और दूसरा ये कि आपके पास जो लाइट है वो 99% जो है वो रीइंफोर्स होकर आपके पास ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फिनोमेना पे। इन कोटिंग्स के अंदर आपके पास ऑप्टिकल इंटरफेरेंस इफेक्ट्स जो है देखे जा रहे होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन सरफेसेस के बीच में, ठीक है। लेट्स से आपके पास एयर कोटेड लेंसेज जो है उसके इंटरफेसेस और एयर के बीच में, और इसी तरह एयर लेयर्स और आपके पास जो लेंस सबस्ट्रेट के बीच में आपके पास ऑप्टिकल इंटरफेरेंस इफेक्ट्स होंगे, जिसकी वजह से आपके पास ये रिफ्लेक्शन इतनी कम हो जाती है एज लो एज 1%, ठीक है, लाइट आपके पास खाली रिफ्लेक्ट होगी, बाकी सारी जो लाइट है वो आपके पास लेंस के अक्रॉस जो है वो ट्रांसमिट होती है। कि ये एआर कोटिंग जो है आपके पास ये लाइट की ट्रांसमिटेंस को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें सन ग्लासेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सन ग्लासेस जो है वो आपके पास जो है ट्रांसमिट होने से लाइट को रोकती है, यूवी रेज और अदर रेज से के प्रोटेक्शन के लिए होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये जो है लो स्क्रैच रेजिस्टेंस रहती है इसमें, ठीक है, और इजीली आपके पास डैमेज हो जाती है, इनकी लेयर जो है वो आपके पास पील ऑफ होना शुरू हो जाती है, उनका कलर जो है वो आपके पास उतरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपके पास ये लो स्क्रैच रेजिस्टेंस रहती है, यानी ये हमारे पास इजीली डैमेज हो जाती है, और इनकी जो लेयर्स हैं वो ऐसे हमारे पास उतरना शुरू हो जाती है, और हार्ड क्लाइमेट्स में भी ये डैमेज हो जाती है, इसलिए इन्हें जो है गाड़ियों के जो डैशबोर्ड्स वगैरह हैं उन पे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि गाड़ी के अंदर अक्सर टेम्परेचर क्या ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये लेयर्स का खराब होने का खतरा होता है।
इसके बाद हमारे पास अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर एंड इट्स प्रोटेक्शन है। नॉर्मली आपके पास जो है बंदा जो है कभी ना कभी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की तरफ एक्सपोज होता है। यूजुअली वो लोग जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास जो वेल्डिंग के जो होते हैं, ठीक है, उससे भी आपके पास जो है यूवी रेडिएशंस निकलती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सोर्सेज हो सकते हैं, मरकरी वेपर लैंप्स और ट्यूब लाइट्स वगैरह में भी यूवी रेडिएशंस हो सकते हैं। आपके पास जो मोस्टली यूवीबी रेज हैं जो कि 290 से 315 नैनोमीटर है, ये आपके पास आई को जो है डैमेज करती हैं, इसलिए ये आपके पास कॉर्निया लेंस और रेटिना जो है आपके पास एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यूवीए रेज जो है आपके पास वो 315 से 380 तक होती हैं, जो कि आपके पास लेंस एब्जॉर्ब करता है। एक पेशेंट में आपके पास ज़्यादा अमाउंट की जो यूवी रेडिएशन है वो रेटिना पे पहुंचती है, इसलिए ऐसे पेशेंट को आप कंप्लेन करते हुए सुनेंगे हमें सब कुछ ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है। एक तो लेंस हमारे पास ब्लू फिल्टर के तौर पर भी काम करता है और यूवी रेडिएशन को भी ब्लॉक कर रहा होता है, तो इसलिए उन्हें ब्लू ब्लू भी नज़र आता है और उनको यूवी रेडिएशन से ज़्यादा खतरा होता है। एक्सपोजर से आपके पास जो है एक्टिनिक केराटिटिस, ट्रीजियम, पेंजिकुला, कैटरेक्ट, सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा और स्किन एजिंग वगैरह आपके पास कॉज हो सकती है। ऐसी कौन कौन सी इंडिकेशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस में जो है हमें जो है यूवी रेडिएशन से जो है प्रोटेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जिनको रेटिनल डिसऑर्डर्स हों या एफेक्स हों या पिसिडोफेक्स हों, लेंस ना हो उनकी आइज़ में या लेंस आर्टिफिशियल लगा हो, ताकि आपके पास रेटिनल डैमेज जो है वो प्रिवेंट हो सके, जो कि सनलाइट में निकलने से होता है। यूजुअली जो है UVR रिच लाइट सोर्सेज होते हैं आपके पास, ठीक है, सनलाइट में। पेशेंट्स जिनमें कैटरेक्ट है, क्योंकि इनमें जो है आपके पास जो शॉर्ट ब्लू लाइट है वो आपके पास ज़्यादा जो है आपके पास इधर जो है स्कैटर हो रही होती है। वो पेशेंट जो आपके पास ट्रीजियम या पेंजिकुला की कंडीशन हो, ये स्क्लेरा के ऊपर जो आपके पास जो है एक गोश्त आया होता है, जो कि आपके पास कभी कभी कॉर्निया पर भी एक्सीड कर रहा होता है, ठीक है। इसके अपने ग्रेड्स हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जो है धूप से बचना लाजिम है, क्योंकि आइज़ रेड हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। यूवीबी इनके लिए जो है एक्सपोजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहता है। वो पेशेंट भी इनमें इंक्लूड है जिनको फोटोसेंसिटाइजिंग ड्रग्स दिए हों, जैसे कि क्लोरोथाइजाइड्स है, एंटीबायोटिक्स है और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। इस तरह की बहुत सारी जो है एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। इन ड्रग से होता यह है कि आपके पास जो है स्किन जो है वो सन बर्न की तरफ ज़्यादा जो है वो एक्सपोज रहती है और स्किन कैंसर के आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो इंडिविजुअल जो ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं उनके लिए यूवी प्रोटेक्टिव आईवीआर ग्लासेस वगैरह पहनना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब वो अपने काम वगैरह कर रहे हो। वो वर्कर्स जो कि जिनका काम ही आपके पास यूवी के साथ होता है, जैसे वेल्डर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक चिप प्रोड्यूसर्स हो गए, ग्राफिक आर्टिस्ट हो गए, या वाटर वर्कर्स हो गए, या रिसर्चर्स वगैरह हो गए जिनका यूवी लाइट से एक्सपोजर ज़्यादा रहता है। इसके अलावा वो स्पोर्ट पर्सन भी इनमें इंक्लूड है जो स्नो स्काइंग, सन बाथिंग और जो बीच और माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, इनके लिए भी आपके पास यूवी का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है। इनको भी जो है यूवी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट जो आपके पास जो है सनलाइट में एक्सेसिव का काम करते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 आवर्स जो है यूवीबी का एक्सपोजर जो है आपके पास 3.8 फोल्ड जो है वो सब कैप्सुलर कैटरेक्ट में जो है वो आपके पास इंक्रीज़ पैदा करता है। मतलब आपके पास जो कैटरेक्ट बनने के रेशो है वो इससे हमारे पास फास्ट हो जाता है। जो हमारे पास सन लैम्प्स या जो है सोलेरियम विजिट करते हैं, सोलेरियम एक किस्म की ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसमें जो है थेरेपी दी जा रही होती है यूवी रेज से। तो ऐसे पेशेंट जो है यूवीए रेडिएशन से हमारे पास ज़्यादा जो है वो एक्सपोज रहते हैं। उसमें यूवीबी रेज भी होती हैं जो कि आपके पास स्किन कैंसर जो है कॉज कर सकती हैं। और वो बच्चे जो आपके पास जो है लाइट की तरफ ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, तो इनमें भी फोटोकेमिकल रिएक्शन आपके पास डिले होता हुआ दिखाई देगा। इनको भी आपके पास जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इनकी प्रोटेक्शन होगी कैसे? उसके लिए हमारे पास जो है लेंस को हमारे पास टिंट किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे पहला जो प्रोसेस हमने पढ़ा वो आपके पास एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग था। तो यहाँ पे आपके पास जो लाइट है वो लेंस सरफेस पे पड़ती है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ आपके पास जो है ट्रांसमिट हो जाता है। जितना आपके पास इंसिडेंट लाइट जो है ट्रांसमिट होती है उसको ट्रांसमिटेंस कहते हैं। जो टिंटिंग ऑफ लेंसेज है, हमारे पास जो कलर लगाया जाता है, ठीक है, ग्लासेस के ऊपर लेयर्स जो लगाई जाती हैं वो आपके पास बेसिकली ट्रांसमिटेंस को जो है रिड्यूस कर रही होती है, ठीक है, लाइट की अलाउंस को जो है ब्लॉक कर रही होती है। इसके मुकाबले में जो आपके पास एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स है वो आपके पास ट्रांसमिटेंस को जो है इंक्रीज कर रही थी, ठीक है, और रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करते हुए। टिंटिंग ऑफ लेंसेज हमारे पास उस वक्त एसेंशियल होती है जबकि पेशेंट आपके पास ब्राइट लाइट्स में जो है ज़्यादा एक्सपोज हो रहा हो और वो उससे जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो।
अब हमारे पास मेथड्स हैं टिंटिंग के, तो कौन कौन से मेथड्स हैं। एक तो ये है कि डाई को जो है मोल्टन ग्लास मटेरियल में क्या आपके पास मिक्स करो, इसे इंटीग्रल टिंट्स कहते हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। ब्लोइंग लेयर ऑफ कलर्ड ग्लास ऑन वाइट ग्लास के, वाइट ग्लास के ऊपर आपके पास जो है कलर्ड ग्लास का ब्लो जो है लगाया जाए, ठीक है, क्लियर जो है लगाई जाए उसकी। थर्ड हमारे पास डिपोजिशन ऑफ फाइन लेयर्स ऑफ टिंट है, ठीक है, ग्लास सरफेस के ऊपर वैक्यूम प्रोसेस या इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस के जरिए। फोर्थ आपके पास डिपोजिशन ऑफ मिरर लाइक कोटिंग्स हैं। आपके पास डिपिंग प्लास्टिक लेंसेज इनटू मोल्टन डाई, जैसे कि गोल्ड प्लेटिंग वगैरह करते हैं। जो इंटीग्रल टिंट्स है ये आपके पास आजकल यूज़ नहीं होते, क्योंकि टिंट जो है वो आपके पास यूनिफॉर्म जो है पूरी सरफेस पे नहीं लगता था, पूरा एरिया कवर नहीं करता था, इसलिए आपके पास ट्रांसमिटेंस जो है वो वेरी करती थी। इसका अल्टरनेटिव आपके पास जो ग्लास लेंसेज हैं उनके ऊपर जो है टिंटिंग मटेरियल की जो है लेयर लगाई जाती है, ठीक है। उस लेयर के अलावा आपके पास एक और थिन लेयर जो है एब्रेजन रेजिस्टेंट मटेरियल की लगाई जाती है, क्योंकि ये टिंट्स जो है आपके पास ये स्क्रैच रेजिस्टेंस आपके पास इतनी नहीं होती, इसलिए इनके जो है ऊपर एक अदर लेयर जो है लगाना ज़रूरी होता है। और ये प्रोसेस जो है आपके पास वैक्यूम चैम्बर या इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्यूजन मेथड के ज़रिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के नेम है, अपनी इनकी मशीन्स होती हैं। मेथड से आपके पास टिंट यूनिफॉर्म भी रहेगा, लेकिन जो एब्रेजन रेजिस्टेंट मटेरियल है वो आपके पास कभी कभार अपना ओन कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कि सनलाइट में आपने देखा होगा कुछ ग्लासेस जो है वो ब्लैक होती हैं, तो वो आपके पास इन प्रोसेस के ज़रिए जो है हो रही होती हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर एब्रेजन रेजिस्टेंट मटेरियल की जो है फाइन लेयर लगी होती है। प्लास्टिक लेंसेज को आपके पास टिंट करने के लिए जो है उनको जो है हॉट वाटर सॉल्युबल डाई में जो है डिप किया जाता है, ताकि आपके पास डाई जो है वो पूरी सरफेस जो है सरफेस के ऊपर लग जाए, ठीक है। लाइट कोटिंग जो है आपको ग्लास प्लास्टिक्स के ऊपर नज़र आएंगी, जो कि आपके पास मोस्टली जो है लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर देंगी और ट्रांसमिटेंस को आपके पास 20% तक रिड्यूस कर देगी। लाइटर टिंट्स आपके पास आते हैं जिनका ट्रांसमिटेंस लेवल आपके पास 75 to 80% होता है। वो आपके पास ऐसे स्पेक्टिकल्स में जो है इंडिकेट किया जाता है जिनका यूज़ आपके पास इंडोर में ज़्यादा हो, ठीक है, ऑफिस वर्क में या जो बंद कमरों में, ठीक है, बंद जगहों में जिनका काम ज़्यादा हो। इसका फ़ायदा हमारे पास ये होगा जो एनोइंग रिफ्लेक्सेस है वो आपके पास कम होंगे फील्ड में, ठीक है, और आपके पास जो है कॉस्मेटिकली भी बेटर रहेगा। हमारे पास लाइट पिंक ग्लास टिंट्स आते हैं जो कि आपके पास यूवीबी रेज की ट्रांसमिशन को काफ़ी जो है कम कर देते हैं। यूवीए रेज फिर भी थोड़ी बहुत हमारे पास पास हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग कलर टिंट्स जो हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए क्या नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उससे आपके पास जो कलर परसेप्शन है वो भी आपके पास रिड्यूस हो सकती है। इवन आपने स्पेक्टिकल्स उतारे भी हों, इसकी मिसाल ऐसी है, एक हाथ अगर आपने अपना बंद कर दिया 1 साल के लिए, ठीक है, उस पर आपने प्लास्टर चढ़ा दिया और उसको आपने 1 ईयर तक यूज़ ना किया, तो 1 ईयर के बाद बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि वो आपके पास काम ना करे। ठीक इसी तरह ये ग्लासेस है, अगर इनसे आपके पास कलर विजन जो है इफ़ेक्ट हो रही है, तो ग्लासेस उतारने के बाद भी आपके पास उसमें विजन इफ़ेक्ट होगी। डार्क टिंट्स जो हैं आपके पास जो है बहुत ही लो यूज़ करने चाहिए, एज लो एज 20% सन ग्लासेस के लिए। डार्क टिंट्स के साथ आपके पास अगर मिरर लाइक कोटिंग्स की जो है कंबाइन कर दिया जाए, तो ये आपके पास ट्रांसमिटेंस को इतना लो कर देती है एज 1%, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसमिटेंस को जो है ऑलमोस्ट जो है 0 कर देती है। टिंट्स जो है आपके पास वो न कि यूवी ट्रांसमिशन को जो है रोकती है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास कंट्रास्ट को जो है इंक्रीज़ करती है, और इसीलिए जो है ये ड्राइविंग जो के लिए जो है रिकमेंड की जाती है डे टाइम में और एफएकिया पेशेंट्स में, और ऐसे पेशेंट जो कि आउट वर्क जिनका काम जो है वो ज़्यादा होता है। जो लाइटर टिंट्स हैं ये आपके पास इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, और जो डार्क टिंट्स हैं वो आपके पास आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। ग्लासेस जो आपके पास 20 to 25% ट्रांसमिटेंस अलाउ करती है, वो आपके पास जो है डार्क टिंट्स में बेस्ट रहती है। ट्रांसमिटेंस लेवल को हम जो है फर्दर क्या रिड्यूस कर सकते हैं उनके पेशेंट्स के लिए जो आपके पास स्नो में, माउंटेन क्लाइंबिंग और डेजर्ट्स वगैरह में या फ्लाइंग वगैरह जैसे ऑक्यूपेशन के साथ उनका काम हो। हमारे पास यूवी एक्सपोजर के अगर साइड इफ़ेक्ट्स का पता चल जाए, तो हमारे पास यूवी प्रोटेक्टिव लेंस जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, अभी भी ज़्यादा हो रहा है जिनमें अवेयरनेस इसकी है। लेंसेज आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट जो है यूवीए और यूवीबी रेस को जो है ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, जबकि पॉलीकार्बोनेट और CR39 जो है वो आपके पास यूवीबी रेस और 80% जो है यूवीए रेस को आपके पास जो है वो जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स लगाई जाती हैं, ठीक है, जो कि इन्हें एब्रेजन से बचा रही होती हैं, वो आपके पास जो है यूवी ट्रांसमिटेंस को और भी आपके पास कम कर देती है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ANSI का, वो आपके पास जो है सन ग्लासेस में रिकमेंड करता है यूवीबी ट्रांसमिटेंस जो है 5% के लिए, और यूवीए ट्रांसमिटेंस जो है वो आपके पास 15 to 20% के लिए, यानी ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड है। इतनी अगर आपके पास रेज जो है ट्रांसमिट हो रही है तो ये ओके है, इससे अगर ज़्यादा है तो वो आपके पास डैमेजिंग होगी। ग्लासेस लेते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास जो है कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा कम ना हो, क्योंकि फिर जो है व्यू जो है वो आपके पास क्लियर नहीं होगा, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा इफेक्ट ना हो, और लेकिन आपके पास यूवी प्रोटेक्टिव वैल्यू जो है वो भी आपके पास साथ में मेंटेन रहे।
इसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स आई वेयर है कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं उसमें आपके पास जो है हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट लेंसेज जो है चाहिए होते हैं, ऐसे मटेरियल से बने हो जैसे कि पॉलीकार्बोनेट, जो कि हमारे पास काफ़ी हार्ड मटेरियल है। ऐसे केसेस जिनमें हेड इंजरी का चांस हो तो उसमें हेलमेट्स भी रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे कि आपके पास क्रिकेट वगैरह हो गया। आउटडोर स्पोर्ट्स में आपके पास यूवी प्रोटेक्शन का जो फैक्टर है वो ज़रूरी होता है कि सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है आपके पास। स्पोर्ट्स जिनमें राउंड बॉल्स यूज़ होते हैं तो उसमें ASTM स्टैंडर्ड है आपके पास, ठीक है। उसके प्रोटेक्टर्स आपको क्या रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसी गेम्स जैसे कि बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सॉकर, क्रिकेट और एनी रैकेट स्पोर्ट जैसे कि टेनिस और बैडमिंटन हो गया। इसके अलावा अंडर वाटर स्पोर्ट्स जो हैं वो भी आपके पास जो है प्रिस्क्रिप्शन नीड स्पेशल इन मास्क ग्लासेस जो हैं उन्हें चाहिए होती हैं कि पानी के अंदर भी जो है उनकी विजुअल एक्विटी भी आपके पास मेंटेन रहे और आपके पास जो है उनको जो है हर किस्म की प्रोटेक्शन जो है वो मिलती रहे। इसके अलावा बिलियर्ड्स और पिस्टल शूटिंग में भी जो है आपके पास प्रिस्क्रिप्शन चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। गोल्फ, फ्लाइंग और शूटिंग जैसे स्पोर्ट्स में आपके पास इनके ऑप्टिकल सेंटर्स जो है मल्टी फोकल सेगमेंट्स में जो है थोड़े से हमें रिलोकेट करने पड़ जाते हैं। बाईसाइकिलिंग और बिलियर्ड्स गेम्स में जो है उनका जो फ्रेम फ्रंट होता है उनको भी क्या है थोड़ा सा आपके पास चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इस गेम की रिक्वायरमेंट ऐसी है। इसके बाद आपके पास जो है लेज़र आई प्रोटेक्टर्स हैं, ठीक है, कि उनको किस तरह प्रिस्क्राइब करना है, कौन सा हमारे पास जो है सिलेक्ट करना है। तो देखा जाएगा कि कितना आपके पास जो है एमिशंस आपके पास डेंजरस है ह्यूमन आई और स्किन के लिए, ठीक है, उस हिसाब से आपके पास जो है इसकी क्या क्लासेस हैं। तो हमारे पास इसमें 4 क्लास हैं, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है आपके पास। तो इनमें कुछ हमारे पास डेंजरस हैं और कुछ जो है आपके पास डेंजरस नहीं है, जैसे कि क्लास 1 और क्लास 2 में आपको ज़रूरत नहीं है, जबकि आपके पास क्लास 3 और क्लास 4 लेज़र जो है उसमें लेज़र प्रोटेक्टिव आई वियर पहनना मस्ट है, ठीक है, जिसमें शील्ड्स भी लगी हों। ये ANSI लेज़र हैज़र्ड क्लासिफिकेशन है। इसमें क्लास 1 जो है उसमें आपके पास आई या स्किन को जो है अगर फुल डे भी एक्सपोज रहे उस एक्सपोजर को तो कोई डेंजरस नहीं है। क्लास 2 में आपके पास जो है एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए जो है उस बीम के एक्सपोजर से आपके पास नुकसान नहीं पहुंचता। क्लास 3A में जो है आपके पास आई हैज़र्ड जो है वो पहुंच सकता है और क्लास 3B में जो है आपके पास आई हैज़र्ड जो है वो आपके पास विद इन शॉर्ट टाइम जो है आपको पहुंचा सकता है, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस जो है वो आई के अंदर जो है आपको नज़र आएंगी और आपके पास स्किन प्रॉब्लम्स भी जो है क्रिएट कर सकता है। ऐसे लोगों को जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्टर जो है 50 मिलीमीटर से ज़्यादा का लेस देन 10 सेकंड के लिए क्या देखना चाहिए, जिसका डिफ्यूज इमेजिंग डायमीटर जो है 5.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो। क्लास 4 में आपके पास जो है आई और स्किन हैज़र्ड्स हैं, ठीक है। आपके पास चाहे जितना भी टाइम के लिए से देखा जाए, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं, फायर हैज़र्ड हो गए, ठीक है, या ऐसे कंबस्टिबल मटेरियल जिनकी तरफ आई जो है आपके पास एक्सपोज हो जाए। लेज़र आई प्रोटेक्टर्स जो है आपके पास 2 डिज़ाइन में बनते हैं। एक तो रैप अराउंड पॉलीकार्बोनेट आई गार्ड्स हैं, ठीक है, ये आपके पास क्लास 3 प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। दूसरा आपके पास जो है वो इनक्लोज मोनो गोगल्स हैं, ठीक है, और इनका जो फिल्टर है वो रिप्लेसेबल होता है। ये आपके पास क्लास 4 लेज़र्स में काम आते हैं। हमारे पास अगर ग्लास और पॉलीकार्बोनेट का कम्बिनेशन लिया जाए तो ये आपके पास इनकी जो फिल्टर प्लेट्स हैं ये आपके पास इम्पैक्ट भी प्रोवाइड करेंगी और रेडिएशन से भी आपके पास प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करती हैं। क्लास 4 लेज़र बीम के एक्सपोजर से आपके पास जो है गॉगल हाउसिंग और फिल्टर प्लेट्स जो है उनको ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपके पास बीम को तो क्या है आपके पास रेजिस्ट करे ही, साथ में जो बीम का जो ऑप्टिकल पाथ है उसको भी जो है आपके पास मूव आउट करे, ठीक है, यानी आपके पास बिल्कुल भी किसी भी एरिया से आपके पास जो है लाइट रे वो ज़रा सी भी के आई के अंदर नहीं जानी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्टिंग आइज़ अगेंस्ट इंफ्रारेड रेस के आपके पास ओकुलर टिश्यू डैमेज जो है इंफ्रारेड रेस के ज़रिए हो सकता है। तो कौन कौन सा डैमेज है, कॉर्निया में आपके पास पैसिफिकेशन, हेज, डेब्रिस और एक्सफोलिएशन जो है देखी जा सकती है। एक्वेस ह्यूमर में जो है आपके पास फ्लेयर सेल्स और पिगमेंट क्या नज़र आएंगे। आयरस में आपके पास मियोसिस की कंडीशन, ठीक है, हाइपरेमिया और स्वेलिंग और नेक्रोसिस जैसी कंडीशन जो है आपको दिखेंगी। विट्रस में आपके जो है हेज या फ्लेयर दिखेगा और रेटिना में आपके पास डीपिगमेंटेशन, एडिमा और फ्रैंक बम जो है आपको नज़र आ सकते हैं। एक इनवेलप कंसेप्ट आपके पास यूज़ होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन से जो है आपके पास सेफ ऑकुलर एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो IR एक्सपोजर है वो आपके पास आई के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। कॉर्निया में, लेंस में जो है आपके पास इक्वली जो है ये सेंसिटिव है। और रेटिना आपके पास रेजिस्टेंस पोर्शन है, ठीक है, आई का, और इन एक्सपोजर की जो लिमिट्स हैं वो कॉर्निया पे जो है आपके पास प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आगे आपके पास पास ना हो। अगर हमारे पास इसके हाई एक्सपोजर्स देखने को मिले शॉर्ट टाइम में ही हो, लेकिन इंफ्रारेड की रेज अगर आपके पास तेज़ हो तो आपके पास सीवियर डैमेज जो है बहुत कम टाइम में आपको देखने को मिल सकता है।
इंफ्रारेड की एब्जॉर्प्शन से आपके पास जो है लेंस में जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वजह से आपके पास लेंस जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स जो है इंफ्रारेड का जो है कंसिडर होगा, जो कि आपके पास बाकी स्ट्रक्चर्स के क्लोज होता है और बाकी स्ट्रक्चर्स को भी आपके पास डैमेज करेगा। इंफ्रारेड लेज़र्स को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास मेटालिक कोटिंग्स की जाती हैं, ठीक है, जो कि आपके पास लेंसेज के फ्रंट सरफेस पे की जाती है। यूजुअली कॉपर और गोल्ड कोटिंग्स जो हैं वो आपके पास 98% जो है इंफ्रारेड जो कि 750 नैनोमीटर से कम हो उसको आपके पास प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, कि आपके पास बेस्ट रहता है इंफ्रारेड लाइट से प्रोटेक्शन के लिए। गोल्ड और कॉपर जो है आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम को भी अच्छा अलाउ करती है, इसलिए आपके पास विजन भी जो है वो हाईली जो है मेंटेन रहती है। मेटालिक कोटिंग्स जो है वो आपके पास सॉफ्ट होती हैं और इजीली स्क्रैच हो जाती हैं, इसलिए जो है इंडस्ट्रियल या स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट में जो है इनको क्या रिकमेंड नहीं किया जाता। हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक थिन प्रोटेक्टिव फिल्म भी जो है इनके ऊपर लगाई जाती है ताकि आपके पास ये जो है ड्यूरेबली जो है प्रोटेक्ट रहे। इसके बाद हमारे पास फोटोक्रोमिक लेंसेज है। फोटो मीन्स लाइट और क्रोम मीन्स कलर, यानी जब भी इन पे लाइट पड़ती है तो ये अपना जो है कलर जो है चेंज करते हैं। इनके अंदर हमारे पास सिल्वर हाईलाइट होता है, ठीक है, जब भी आपके पास 300 से 400 नैनोमीटर रेस की तरफ एक्सपोज होते हैं, ठीक है, तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। डार्क कंडीशन में आने के बाद ये आइंस दोबारा जो है आपस में कंबाइन होते हैं और जो है ग्लास दोबारा अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है, फेड हो जाता है। ये फोटोक्रोमिक ग्लास जो है आपके पास 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल से बनते हैं, एक बोरोसिलिकेट ग्लास होता है और एक एल्यूमिनो फॉस्फेट ग्लास होता है। हर ग्लास का अपनी ट्रांसमिटेंस रेंज होती है, फेडिंग रेट होता है और रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है। ट्रांसमिटेंस रेंज वो रेंज है आपके पास जिसमें मैक्सिमम जो है फुली फेडेड जो है लेंस हो जाता है और मिनिमम आपके पास जो है वो रेंज है कि फुली जो है आपके पास डार्कन लेंस जो है दोबारा आपके पास हो जाता है, ठीक है। ये यूवी रेस की जो है ट्रांसमिशन और ये जो इसका डार्क होना ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है 80/45, ठीक है। ये 80 इसमें रिएक्शन टाइम है और 45 आपके पास फेडिंग रेट है। फेडिंग रेट हमारे पास वो टाइम है जिसमें आपके पास लेंस जो है 70% अपनी ओरिजिनल ट्रांसमिटेंस वैल्यू में रिकवर हो जाता है। रिएक्शन टाइम आपके पास वो टाइम है जिसमें वो कम्प्लीटली जो है आपके पास डार्क हो जाता है। हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन लेंसेज थे फोटो ग्रे वगैरह उनमें ये रेंज आपके पास कम थी 85/45। फेडिंग रेट उसमें हमारे पास लो था और रिएक्शन टाइम आपके पास ज़्यादा था जो कि हमारे पास एडवांटेज में नहीं था और आपके पास जो है सही प्रोटेक्शन जो है यूवी रेस से नहीं हो पा रही थी। सेकेंड जनरेशन के जो लेंसेज हैं फोटो ग्रे एक्स्ट्रा उससे जो है हमारे पास ये कंडीशन काफ़ी इंप्रूव हो गई और रिएक्शन टाइम और फेडिंग रेट जो है ये आपके पास टेम्परेचर पे भी क्या डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। फोटोक्रोमिक लेंसेज जो है वो आपके पास प्लास्टिक में भी अवेलेबल हैं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो लोग जिनका काम इंडोर ज़्यादा होता है, टेलर वगैरह हो गए, ऑफिस वर्कर हो गए, तो उनमें जो है आपके पास ये जो फेडिंग है ये जो है स्लो होती रहेगी, तो ऐसे पेशेंट जो है उन्हें अंदर भी जो है डार्क दिखेगा जो कि उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हमारे पास करेक्शन ऑफ कलर विजन डिफेक्ट्स है, यानी कुछ लेंसेज के ज़रिए जो है हम कलर विजन डिफेक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। मैक्सवेल ने हमारे पास जो है डायकोमेट्स का प्रिंसिपल जो है वो सजेस्ट किया था कि अगर एक कलर डिफेक्टिव पर्सन है, ठीक है, उसको कलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस तरीके से नज़र आ सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका ये है कि एक्स क्रोम रेड कंटैक्ट लेंस जो है वो आपके पास जो है डायक्रोमेट्स में जो है हेल्प करता है आपके पास कि वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट कर सके, लेकिन इससे एक ये नुकसान देखा गया कि जो डीप रेड कलर है वो आपके पास डेप्थ परसेप्शन या स्टेरोप्सिस में जो है आपके पास इफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि आपके पास ये जो लेंस है रेड कलर का ये आपके पास ओनली 1 आई के आगे पड़ा होता है। इसके अलावा एक अनपब्लिश्ड कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके ज़रिए जो है क्वांटिटेटिवली जो है ये फिर क्लासिफाई करता है कि कितना आपके पास इन क्रोमेटिक लेंसेज से जो है हेल्प मिली है। एक्स क्रोम लेंस का जो कंसेप्ट है ये ड्यूटोनोप्स यानी जो ग्रीन डिफेक्ट वाले पर्सन होते हैं और प्रोटोनोप्स जो रेड डिफेक्ट वाले पर्सन होते हैं उन पे क्या आपके पास ट्राई किया था। प्रोटोनोप में जो है यानी जो रेड एनॉमली वाले हैं उनमें इनका जो है फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना कि आपके पास ड्यूटोनोप में हुआ था। और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास करेक्ट भी इसलिए है कि रेड लेंस जिस आई के आगे प्रोटोनोपिक आई के आगे पड़ा हो तो उसमें आपके पास जो रिमेनिंग स्पेक्ट्रम है वो जो है रिड्यूस हो जाता है और उसका जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास रिड्यूस दिखती है। ड्यूटोनोस में भी हमारे पास जो है यू डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, ब्लू और पर्पल वगैरह कलर्स में जो है डिफ्रेंशिएशन में उन्हें प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आपके पास येलो फिल्टर्स हैं। बहुत सारे सालों से जो है येलो लेंसेज जो है वो शूटर ग्लासेस के तौर पे यूज़ हो रहे हैं और नाइट ड्राइविंग के लिए यूज़ होते हैं। एक रिसर्च ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि आपके पास जो येलो लेंस है या सन लेंस जो होते हैं वो अगर आइज़ के आगे पहने जाएँ, ठीक है, नाइट के टाइम ड्राइविंग के लिए, तो वो आपके पास उतनी अमाउंट ऑफ लाइट को जो है रिड्यूस करेगी जितना कि सन लाइट में आपके पास रिड्यूस होती
जाती है, जिससे आपके पास विजुअल एक्यूटी भी रिड्यूस होगी और जो है रिएक्शन टाइम भी क्या रिड्यूस होता है और साथ में जो है कॉन्ट्रास्ट भी लॉस होता है। लेकिन असल हकीकत ये है कि ऐसे कोई सन लेंस जो है वो नाइट ड्राइविंग के लिए हमारे पास नहीं है। बात सही है कि येलो लेंस जो है वो आपके पास जो है विजुअल परफॉर्मेंस जो है हंटर्स की, टारगेट शूटर्स की, स्कायर और इन लोगों की इंप्रूव करते हैं, ठीक। लेकिन जब आपके पास येलो फिल्टर्स विजुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर ही नहीं सकते तो ये काम कैसे करते हैं? असल में ये काम इस तरह करते हैं कि ये आपके पास जो शॉर्ट वेव लेंस है उसको एलिमिनेट कर देते हैं आपके पास, ठीक है। और आपके पास जो है जो लॉन्ग वेव लेंस है वो बचती हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है इनको जो है इनके काम में ईज मिलता है। इसके अलावा इन लेंसेज का ये भी हमने फ़ायदा देखा है कि ये आपके पास जो शॉर्ट वेव लेंथ है इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, सोलर स्पेक्ट्रम की, जिससे आपके पास लेंस में जो है स्कैटरिंग कम होती है और आपके पास फ्लोरेसेंस का फिनोमेना कम होता है, जिसकी वजह से आपके पास कंट्रास्ट बढ़ता है और इन प्रोफेशनल्स को जो है इनके कंट्रास्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। रॉड रिसेप्टर्स आपके पास मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, इन्हेंसमेंट इफेक्ट के कि आपके पास अगर जो है कलर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए जो है रॉड रिसेप्टर्स जो है उसको मीडिएट करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए काम करते हैं। जबकि आपके पास जो क्रोमेटिक चैनल्स है वो आपके पास जो है ब्राइटनेस इन्हेंसमेंट को स्टिमुलेट नहीं कर रहे होते। इस इंटरप्रिटेशन को फर्दर जो है वेरीफाई इस तरीके से किया गया कि आपके पास अगर रॉड्स को जो है वो सेचुरेटेड किया गया था, ठीक है, ब्लीचिंग के ज़रिए, और कॉन्स जो है वो फुली ऑपरेटिव थे, फिर भी आपके पास जो है वो क्रोमेटिक चैनल्स हैं वो आपके पास ब्राइटनेस इन्हेंसमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। स्नोस्केप्स और येलो लेंस हमारे पास के येलो लेंस जो है अभी जिस तरह येलो फिल्टर की बात हुई तो येलो लेंस हमारे पास जो है ऑकुलर प्रोटेक्शन जो है स्नो में आपको प्रोवाइड करता है ताकि आपके पास जो डेप्थ परसेप्शन है वो इम्प्रूव हो सके और जो आपके पास जो पुअर विजिबिलिटी कंडीशंस होते हैं उसमें आपके पास जो है लाइट को क्लियर करके दिखाए। ये येलो फिल्टर हमारे पास जो है ये कंट्रास्ट को जो है इंक्रीज़ करते हैं और शॉर्ट वेवलेंथ को जो है वो जो है अलाउ नहीं करते, जिसकी वजह से आपके पास जो है ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, लो कंट्रास्ट में भी। और आपके पास जो है ब्राइटनेस इन्हेंसमेंट इफेक्ट जो है वो जो है लिमिटेड लुमिनेंस में भी जो है आपको नज़र आएगा और डेप्थ परसेप्शन आपको जो है स्नो में भी काफ़ी बेटर नज़र आती है। शूटर ग्लासेस भी हमारे पास इसी तरह है कि उसमें भी येलो ग्लास होता है जिसे कैलिक्रोम या एम्बरमेटिक कहते हैं, ठीक है। ये भी हंटर्स और कंपटीशन शूटर्स के लिए जो है अवेलेबल होता है प्लेनो पावर में, जो कि आपके पास जो है कंट्रास्ट को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर देता है और आपके पास चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल सेंट्रेशन एंड डिसेंट्रेशन है कि हमारे पास स्पेक्टिकल लेंस को फ्रेम में फिट करने से पहले जो है उसकी सिलेंडर एक्सिस जो है वो मार्क कर लेनी चाहिए और उसका जो करेक्ट ऑप्टिकल सेंटर है लेंस शेप के हिसाब से वो जो है मार्क करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस को लेइंग ऑफ कहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लेंस के एक्यूरेट सेंटर के लिए जो है हमारे पास 2 पैरामीटर्स को जो है कंसिडर किया जाता है, एक आईपीडी इंटरपिपुलरी डिस्टेंस और दूसरा जो है वो हमारे पास फ्रेम डायमेंशंस है। तो इन दोनों को बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम आईपीडी को देखते हैं। आईपीडी और सेंट्रेशन डिस्टेंस हमारे पास मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो सेंट्रेशन पॉइंट है वो ब्रिटिश लिटरेचर के हिसाब से वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस का होना चाहिए, ठीक है, या जहाँ पे आपके पास प्रिज्म की पावर जो है वो इफेक्टिव हो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास राइट और लेफ्ट सीपीस का जो है उसे सेंट्रेशन डिस्टेंस कहते हैं कि हमारे पास लेट से पहले भी ये मैं ड्रॉ करके बता चुका हूँ शायद कि ये हमारे पास अगर 2 लेंस हैं, ठीक है, इन दोनों का जो हमारे पास सेंट्रेशन पॉइंट होगा इनका ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपके पास जो है सेंट्रेशन डिस्टेंस कहलाता है, ठीक। अमेरिकन लिटरेचर में जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो है वो मेजर रेफरेंस पॉइंट्स या इंटरपिपुलरी डिस्टेंस है, ठीक है, इनको देखते हैं। इंटरपिपुलरी डिस्टेंस में एक बात लिखी हुई है कि एक आइडियल स्पेक्टिकल में आपके पास जो ऑप्टिकल एक्सिस है लेंस की और आपके पास जो विजुअल एक्सिस है आई की, ये आपके पास सेम प्लेन पे पड़ी होनी चाहिए, वरना आपके पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। लेट्स से ये हमारे पास वो लेंस है जो हमने आई के आगे लगाया है और ये हमारे पास आई है, ठीक है। ये मैं अगर आई रफ सी ड्रा कर दूं तो इसका जो हमारे पास ऑप्टिकल एक्सिस है सेंटर पार्ट और इसकी जो हमारे आई की जो विजुअल एक्सिस है ये हमारे पास सेम जो है लाइन पे पड़ी होनी चाहिए। ये अगर हमारे पास इधर उधर होगी तो हमारे पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसी प्रिज्मेटिक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम जो है विजुअल एक्सिस जो है दोनों आइज़ की मेजर करते हैं या अल्टरनेटिवली हम जो है दोनों आइज़ के जो सेंटर पॉइंट है पीपल के वो हम जो है मेजर कर रहे होते हैं। तो आईपीडी मेजर करने के हमारे पास बहुत सारे जो है मेथड्स हैं। उसमें हमारे पास देखें विजुअल एक्सिस डिस्टेंस मेजर करने के
के लिए देखें रिफ्लेक्स पीडी प्यूपिलरी डिस्टेंस गाज, ठीक है, रिफ्लेक्शन प्यूपिलोमीटर, ठीक है, जिन जिन की डायग्राम्स मिल रही है मैं इधर पेस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास डिजिटल होता है और इसी तरह सेसिनी रिफ्लेक्स भी आपके पास और बॉश एंड लॉम पीडी गाज भी है। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ प्यूपिल है कि जो प्यूपिल का सेंटर पॉइंट है उसको मेजर करने का आपके पास क्या तरीका है, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के रूलर्स वगैरह के आपके पास यूज़ होते हैं। वैसे एक जो है सिंपल तरीका आपको मैं ये भी बता दूं कि ये अगर आपके पास आई है और ठीक है, ये उसका कॉर्निया हो गया, ये इसका प्यूपिल हो गया, तो इधर से लेके यहाँ तक जो है रूलर के ज़रिए जो है आप मेजर कर लें, ठीक है। और पेशेंट जो है आपकी एक आंख की तरफ देख रहा हो, ठीक है, वो बार बार इसको मूव ना कर रहा हो, इस बात का ख्याल ज़रूरी है। इसको मेजर करके इनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो आप जो है निकाल लें, तो वो आपके पास सेंटर पॉइंट ऑफ प्यूपिल होगा। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड था। तो जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है आपके पास आईपीडी मेजर करने का वो मिलीमीटर रूलर के साथ है, ठीक है, कि एग्जामिनर जो है अपनी एक आई को जो है क्लोज करता है लेफ्ट को, और पेशेंट को जो है कहता है कि उसकी ओपन आई में यानी उसकी राइट आई में देखता रहे, ठीक है। और फिर जो है जीरो मार्क का जो रूलर है वो टेम्पोरल बॉर्डर ऑफ प्यूपिल पे होता है, और इसी तरह एग्जामिनर दूसरी आई ओपन करके नेजल बॉर्डर की जो है प्यूपिल की रीडिंग ले लेता है, जो कि आपके पास आईपीडी देता है, ठीक है। थ्योरी में ज़रा सा टफ है, वैसे प्रैक्टिकल में इतना कुछ भी नहीं है। ये आपके पास एक आई और ये आपके पास दूसरी आई, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नेज़ल पार्ट हो गया। तो कहना ये चाह रहे हैं कि एक हमारे पास ये जो है टेम्पोरल पार्ट है, इस टेम्पोरल पार्ट से लेके और इसके हमारे पास नेज़ल पार्ट तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये आपके पास आईपीडी होगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया, मिलीमीटर रूलर के ज़रिए जो है हमने ये मेजर करना है। सेकंड हमारे पास बच्चों में या आपके पास जो स्क्विंट पेशेंट होते हैं उनमें जो है ये फाइंड करना मुश्किल होता है, तो उसका भी हमारे पास मेथड है, ठीक है। उसमें करना क्या है, उसमें आपके पास इसका प्यूपिल है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरे का प्यूपिल है। तो एक का हमारे पास जो है ये मीडियल कैंथस से लेके आपके पास जो लेटरल कैंथस तक की जो मेजरमेंट है, इसी को जो है हम आईपीडी कंसिडर कर रहे होते हैं। ये हमारे पास बच्चों में या स्क्विंट पेशेंट में आईपीडी मेजर करने का तरीका है। थर्ड केस इन्होंने लिखा हुआ है कि एनाइसोकोरिया का कंडीशन में आपके पास प्यूपिल कैसे मेजर करेंगे। एनाइसोकोरिया आपके पास वो कंडीशन है जिसमें दो प्यूपिल साइज़ जो हैं वो आपके पास डिफरेंट शेप में हो, ठीक है। तो इसका भी मेजर करने का एक तरीका है। लेट्स से इसका प्यूपिल साइज़ इतना है, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड आई है, इसका प्यूपिल हमारे पास थोड़ा सा स्मॉल है, ठीक है। तो इसमें करना ये है कि पहले एक टेम्पोरल बॉर्डर से लेके आपके पास एक नेज़ल बॉर्डर तक रीडिंग्स लेंगे, और सिमिलरली इधर की हमारे पास जो टेम्पोरल बॉर्डर से लेके नेज़ल बॉर्डर तक जो है हमने 2 रीडिंग्स यानी ले ली, ठीक है। 2 रीडिंग्स हमने ले ली, इन दोनों का जो है हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज इस तरह निकालते हैं कि ऐड करके फिर जो है 2 पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 2 पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इसका आईपीडी आ जाएगा। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास ये है कि ऐसे लोग जिनके हमारे पास फेस सिमेट्री जो है सिमेट्रिकल ना हो, ठीक है, जिनका ये नोज़ ब्रिज वगैरह आपके पास जो है ज़रा बड़ी हो, ठीक है, या शॉर्ट हो, तो उनमें पीडी मेजर करने का हमारे पास क्या तरीका होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आई आ गई, ठीक है, ये प्यूपिल आ गया, ये हमारे पास दूसरी आई ये, और ये बीच में जो है इसका नोज़ ब्रिज है, ठीक है। नोज़ ब्रिज के ऊपर हमने एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो है वो मेजर कर लेना है, ठीक है। यहाँ से लेके जो है हमने प्यूपिल तक की जो मेजरमेंट है ये हमारे पास हाफ पीडी देगा, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली दूसरी आई का भी जो है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट है ये ले लेनी है, जो कि हमारे पास फिर ऐड होके पूरी जो है पीडी दे देगी। इसके बाद हमारे पास लेंस डायमेंशन, फ्रेम डायमेंशन और ऑप्टिकल सेंट्रेशन है। ये हमारे पास आईपीडी के अलावा एक और जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ताकि हम जो है स्पेक्टिकल की जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो आपके पास जो है आई की विजुअल एक्सिस के साथ जो है हम अलाइन कर सकें, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें जो है डिसेंटर भी करना पड़ सकता है स्पेक्टिकल की जो एक्सिस है, ताकि हमारे पास ये जो है अलाइन हो जाए। और ये सारी बातें जो हैं डिसेंट्रेशन की ये डिपेंड करेंगी आपके पास स्पेक्टिकल फ्रेम की शेप पे, ठीक है, और पेशेंट की आईपीडी पे।
तो हमारे पास कुछ सिस्टम है फ्रेम डायमेंशन की मेजरमेंट के लिए। तो हमारे पास 2 मेजर सिस्टम है, डेटम सिस्टम और बॉक्सिंग सिस्टम है। डेटम सिस्टम हमारे पास ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अच्छा, वो कंट्रीज़ जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO है, वो आपके पास जो है इसमें इन सिस्टम को जो है पहले यूज़ करती थी, लेकिन आजकल यूज़ नहीं करती। तो इसके मुताबिक हमारे पास कुछ लेंस की और फ्रेम की डायमेंशंस हैं डेटम सिस्टम में। तो उनको देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है डेटम लाइन है। डेटम लाइन हमारे पास वो जो है लाइन है जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टली जो है अपर और लोअर पार्ट में होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के अपर पार्ट पे और लोअर पार्ट पे जो लाइन होती है आपके पास, यहाँ पे जो HH और यहाँ पे जो JJ है, ये आपके पास जो है इस सिस्टम के मुताबिक डेटम लाइन है। लेकिन हमारे पास जो है डेटम लेंथ है। डेटम लेंथ हमारे पास वो ख़ास स्पेसिफिक लेंथ है जो कि आपके पास लेंस की जो है स्पेसिफिक लेंथ होती है, सेंटर पॉइंट से जो है पास होके आपके पास गुजर रही होती है। यहाँ पे AB जो है ये आपके पास इसकी डेटम लेंथ है। और ये आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस जो है प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास डेटम सेंटर है, बहुत ही सिंपल, जो बिल्कुल लेंस का आपके पास सेंटर होता है। जिस तरह का लेंस की शेप होगा उस हिसाब से उसका सेंटर होता है, ठीक है। के बाद मिड डेटम डेप्थ है। ये आपके पास जो है सेंटर्स की से जो लाइन जो है वर्टिकली पास हो रही होती है, ठीक है। ये इसकी वर्टिकल डायमेंशंस जो है लेंस के हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास शेप डिफरेंस है। शेप डिफरेंस हमारे पास मिलीमीटर में वो डिफरेंस है जो कि आपके पास इस AB, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इनका अगर हम क्या डिफरेंस निकाल लें मिलीमीटर में, उस डिस्टेंस को कहते हैं। इसके बाद डेटम लाइन ऑफ फ्रेम है। ये आपके पास यही जो लेंस से जो ये लाइन पास हो रही होती है, ये आगे देखिए ये डॉट्स फॉर्म में जो कंटिन्यूएशन है DD की फॉर्म में, ये आपके पास जो है फ्रेम तक एक्सटेंड हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है इसे डेटम लाइन ऑफ फ्रेम कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास फ्रेम तक, लेंस के इस तरफ हमारे पास फ्रेम की जो प्लास्टिक वगैरह होती है उस तक हमारे पास इसकी मेजरमेंट होती है। इसके बाद हमारे पास डेटम सेंटर डिस्टेंस है कि हमारे पास जो दो लेंस के बीच के जो सेंटर पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे डेटम सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज है। हमारे पास ये जो नेजल एजेस हैं लेंसेज के, ठीक है, इन दोनों का जो आपस में डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये आपके पास जो है डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज होता है। और ये आपके पास जिनकी जो है नेजल ब्रिज बड़ी होती है उसमें ये हमारे पास ज़्यादा होता है, जिनकी कम होती है उसमें हमारे पास कम होता है। नेक्स्ट सिस्टम जो हमारे पास है वो बॉक्सिंग सिस्टम है, बिल्कुल डेटम सिस्टम का अल्टरनेटिव है, ठीक है। वेरियस लेंस और फ्रेम डायमेंशंस इसी में भी दिए होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड पे है, ISO के स्टैंडर्ड पे है, ठीक है। इस बॉक्सिंग सिस्टम के नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें हमारे पास जो लेंस है इसमें हम जो है एक बॉक्स जो है लेंस के अराउंड जो है क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जो लाइंस इसमें ड्रॉ की गई हैं, ये बॉक्सिंग सिस्टम की अभी इसमें देख भी लेते हैं। बॉक्स लेंस साइज को देखें, एक्सप्रेस किया हुआ लेंथ A और हाइट B, ठीक है। रेक्टेंगली जो है टेंजेंट्स जो है ड्रॉ किए हुए हैं। ये आपके पास जो है ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है लेंस की, ये आपके पास A है और ये आपके पास जो इसकी वर्टिकल जो हाइट है वो आपके पास B है। तो इस तरह के लेंस को बॉक्स किया जाता है। ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन है DD, वो उसी तरह आपके पास के फ्रेम तक की जो लाइन एक्सटेंड हुई होती है, ठीक है। या यहाँ पे भी अगर इसको फ्रेम तक एक्सटेंड किया जाए तो ये आपके पास जो है ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन होगी। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ बॉक्स जो है C, ये आपके पास वही जो है लेंस का सेंटर है। बॉक्सिंग सिस्टम में जो है इसे C कहते हैं और हमारे पास जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड था उसमें हमारे पास ये मिड पॉइंट था, M इसे कह रहे थे। ये जो सेंटर होता है ये आपके पास मिड लाइन वर्टिकली जो है आपके पास दो लेंसेज के बीच में जो ड्रॉ की जाती हैं उससे जो है कैलकुलेट होता है ये, और ये इसके बीच में जो है हमारे पास जो है एक वर्टिकल लाइन जो है इनके बीच में जो ड्रॉ की जाती है वो आपके पास जो है सेंटर कहलाता है। के बाद डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, ठीक है। ये आपके पास देखें ये दो लेंसेज हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपके पास वो G है। डेटम सिस्टम में इसे हमारे पास C कहते थे। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज है, यहाँ पे इसे जो है M कहते हैं, ठीक है, जो नेजल पॉइंट्स है हमारे पास लिए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो था इसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा आपके पास जो एक पॉइंट है जो कि न्यू है इसमें, वो इफेक्टिव डायमीटर है, जो कि आपके पास ज्योमेट्रिकल सेंटर से लेके लेंस के एपेक्स तक जो कि फर्दस्ट पॉइंट हो उस तक की मेजरमेंट का नाम है, ठीक है। इससे आपके पास स्मॉलेस्ट लेंथ साइज़ का हमें अंदाज़ा होता है। लेट से ये एक लेंस है और ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है। अब हमें पता है इसका जो मैक्सिमम पार्ट हमारे पास जो है वो ड्रॉ होगा इस साइड पे, ठीक है। वैसे सर्कल में कहीं पे भी हो सकता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह का अगर ड्रॉ करूँ फ्रेम,
तो ये हमारे पास जो है लेंस का सेंटर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो क्रॉस फॉर्म में जो लाइन होगी यहाँ सेंटर से लेके लेंस के एज तक, ये आपके पास जो है इफेक्टिव डायमीटर होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास लेंस ब्लैंक का सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ जो है आप लेके उसके अंदर क्या है लेंस की फिटिंग कर सकते हैं फ्रेम में, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितना छोटा लेंस ब्लैंक का साइज़ हो उतना लेंस कम यूज़ होगा, उतना ही आपको इकोनॉमिकल भी पड़ता है। इसके बाद हमारे पास लेंस डिसेंट्रेशन है। इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स का ख्याल रखना है, एक सीपी जो सेंटर पॉइंट है और दूसरा हमारे पास सीडी यानी जो डिस्टेंस बिटवीन दो लेंसेज का जो सेंटर होता है, ठीक है। सीपी हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारे पास रेज जो है अनडेविएटेड जो है पास होके जो है आई की तरफ जाती हैं। सीपी हमारा जो है वो लाजमी जो है स्पेक्टिकल के जो डेटम सेंटर है और विजुअल एक्सिस के साथ जो है पास होना चाहिए, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए। और सीडी जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है वो आपके पास आईपीडी को जो है एक किस्म का रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये हमारे पास एक आइडियल कंडीशन होती है लेंसेज की, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट भी नहीं होता कि आपके पास जो सीपी है और विजुअल एक्सिस वो बिल्कुल इक्वली अलाइन हो आपके पास। लेकिन जब आपके पास ये सीपी जो है वो आपके पास अलाइन ना हो, ठीक है, विजुअल एक्सिस के साथ, तो उस कंडीशन को डिसेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और डिसेंट्रेशन में यही है कि सीपी आपका जो है सेंटर पॉइंट वो आपके पास डेटम सेंटर ऑफ स्पेक्टिकल्स के साथ जो है कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। ये डिसेंट्रेशन हमारे लिए दो तीन रीजंस की वजह से की जाती है। पहला तो ये कि पेशेंट का जो आईपीडी है वो आपके पास जो हमने डेटम सेंटर डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया है उसके साथ कॉरस्पॉन्ड ना कर रहा हो। लेकिन हमारे पास ये कि हमने कोई प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है वो सेंटर पॉइंट में प्रोड्यूस करना हो, जैसे कि हेट्रोफोरिया के केस में कि आपके पास जो आईज़ हैं वो अपवर्ड जो है मूव कर रही होती हैं। और थर्ड हमारे पास डिसेंट्रेशन जो है वो नियर वर्क के लिए होता है। तो जितनी भी हमने डिसेंट्रेशन करनी है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि डिसेंट्रेशन इन सेंटीमीटर, वो हमारे पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट बाय प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके ज़रिए जो है हम डिसेंट्रेशन सेंटीमीटर में फाइंड कर सकते हैं, फिर उसको हम मिलीमीटर में फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक 4 डायोप्टर की लेट से प्रिस्क्रिप्शन है, तो और उसमें हमारे पास 2 डायोप्टर की जो है प्रिज्मेटिक इफेक्ट चाहिए। तो इनको सिंपली कैलकुलेट कर दे कि प्रिज्मेटिक इफेक्ट आपके पास 2 है और प्रिस्क्रिप्शन आपके पास 4 है, तो 2/4 से आपके पास 0.5 सेंटीमीटर जो है आएगा। अब इनकी डायरेक्शन के लिए अगर ये प्लस लेंसेज हैं तो ये डिसेंट्रेशन जो है वो बेस ऑफ द प्रिज्म की डायरेक्शन में होने वाली है। तो अगर हमारे पास बेस इन प्रिज्म है तो हमारे पास जो है लेंस को हमने डिसेंटर करना है नेज़ल की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो इनवर्ड है। इसी तरह अगर कनकेव लेंसेज हैं, ठीक है, तो डिसेंट्रेशन हमारे पास इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, एपेक्स की तरफ होगी, यानी टेम्पोरल होगी इस केस में हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास सिलेंडर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है तो डिसेंट्रेशन जिस एक्सिस में हमारे पास नंबर है उसमें हमारे पास कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ऐसी केसेस में डिसेंट्रेशन करने के लिए आपको हर प्रिंसिपल मेरिडियन को सेपरेटली जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन इन्होंने दी हुई है +2 +4 और 90 पे, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है 1 प्रिज्म बेस इन और 1 प्रिज्म जो है बेस डाउन जो है हमारे पास चाहिए। तो इसको क्या हम खुद कैलकुलेट करते हैं। यहाँ की कैलकुलेशन थोड़ी कन्फ्यूजिंग सी थी। डी वर्टिकल, ठीक है, पहले हम डी वर्टिकल के लिए अगर क्या कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा ये कुछ इस तरह होने वाला है कि हमारे पास जो प्रिज्मेटिक इफेक्ट है वो चाहिए 1, ठीक है, और हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन है स्फीयर की यानी जो वर्टिकल पोजीशन में वो आपके पास 2 डायोप्टर है, ठीक है। तो ये 2 डायोप्टर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल कंपोनेंट के साथ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट इसलिए नहीं लिखा जा रहा क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री पे स्फीयर लगा हुआ है। तो स्फीयर हमें पता है जिस एक्सिस पे हो तो वहाँ पे हमारे पास खाली स्फीयर एक्ट कर रहा होता है, वहाँ पे सिलेंडर का कोई काम नहीं होता। तो इससे जो हमारे पास फिर रिजल्ट आएगा वो आपके पास फिर इस तरह दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर और उसको फिर 5 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है, ठीक। इसी तरह हॉरिजॉन्टल का भी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्योंकि सिलेंडर भी है तो हमारे पास 1 तो हमारे पास क्या है वही प्रिस्क्रिप्शन की पावर प्रिज्मेटिक इफेक्ट आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो है ये 2 स्फीयर का आ गया और हमारे पास जो ये 4 है ये आपके पास सिलेंड्रिकल की जो है नंबर से आ गया। तो इससे हमारे पास 0.16 सेंटीमीटर बनता है जो कि 1.6 मिलीमीटर बन जाएगा। तो अब ऐसे लेंसेज को हमने डिसेंटर्ड इस तरह करना है कि 1.6 मिलीमीटर नेजली और 5 मिलीमीटर डाउन करना है। लेकिन ये हमारे पास प्लस लेंस के लिए, ठीक है। और माइनस लेंस में आपके पास 1.6 मिलीमीटर टेम्पोरल और 5 मिलीमीटर अप हो जाएगा। अच्छा, ये डाउन और इसका हमें पता जो है यहाँ से चलेगा कि ये आपके पास देखिए बेस इन मांगा हुआ है, ठीक है, और बेस डाउन मांगा हुआ है। अगर ये बेस अप मांगा होता तो फिर सिचुएशन हमारे पास उस हिसाब से उल्टी हो जाती।
अच्छा, ये जो हमारे पास डिसेंट्रेशन थी ये प्रिज्मेटिक इफेक्ट के लिए थी। हमारे पास रीडिंग में भी जो है आइज लोअर भी हो जाती है और कन्वर्ज भी हो जाती है, इसलिए नियर आईपीडी फाइंड करना या नियर सेंटर डिस्टेंस भी हमारे लिए फाइंड करना ज़रूरी होता है। तो ये एक सिंपल रूलर की मदद से ठीक उसी तरह होता है जिस तरह हमारे पास डिस्टेंस का होता है, थोड़ा सा हमारे पास पैटर्न इसका चेंज हो जाता है कि हमारे पास यहाँ से जो है हम जब डिस्टेंस का फाइंड करते थे तो हम यहाँ पे क्या रूलर रखते थे, ठीक है, और इन दोनों का जो है सेंटर पॉइंट या जो है इसका टेम्पोरल और इसका नेज़ल जो है हमारे पास आईपीडी देता था। इसमें हमने रूलर को कोशिश करनी है, ये एक प्रैक्टिस पॉइंट है कि हमने अपर साइड पे रखना है, क्योंकि हमने उस पेशेंट के सामने खड़े होके उससे 33 सेंटीमीटर पे कहना है कि हमारी आइज़ की तरफ फोकस करे। तो जब वो हमारी आइज़ की तरफ फोकस करेगा इतने कम डिस्टेंस पे 33 सेंटीमीटर पे, तो उसकी आइज़ लोअर भी होंगी और हमारे पास नेज़ल कन्वर्ज भी होंगी। अपर साइड पे हमने अपना रूलर रखना है, ठीक है, और पेशेंट को कहना है कि वो हमारी एक आंख के ऊपर फिक्सेट करे, ठीक है। जब उसने फिक्सेट कर लिया तो ठीक उसी तरह प्रोसेस है कि जब उसकी आइज़ यहाँ पे लोअर और कन्वर्ज हो चुकी हों तो हमने इसका जो नेज़ल बॉर्डर है और इसका हमने जो है टेम्पोरल बॉर्डर या उल्टा भी ले सकते हैं, ये हमारे पास जो है नियर आईपीडी की मेजरमेंट देगा, ठीक है, नियर पीडी आपको प्रोवाइड करेगा। एक सिंपल रूल जो है वो और भी यूज़ किया जा सकता है कि आपके पास जो नियर पीडी है वो आपके पास 2 मिलीमीटर नेज़ल और 8 मिलीमीटर डाउन होगा डिस्टेंस जो है सीपी के मुकाबले में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पेंटोस्कोपिक टिल्ट है। पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत सारी स्पेक्टिकल्स को ऐसे तरीके से फिट किया जाता है कि उसका फ्रंट सरफेस थोड़ा सा बाहर निकला होता है और जो डाउन सरफेस है वो आपके पास थोड़ा सा टिल्ट होता है, ठीक है, अंदर की तरफ 7 से 8 डिग्री के लिए, ताकि आपके पास जो विजुअल एक्सिस है वो बिल्कुल आपके पास स्पेक्टिकल की जो उस लेंस है उसके साथ अलाइन हो जाए। लेंस का यानी जो फॉरवर्ड पार्ट है वो आपके पास 8 डिग्री फॉरवर्ड होता है और जो इसी तरह जो डाउनवर्ड पार्ट है वो आपके पास 8 डिग्री जो है इनवर्ड टाइप होता है। ये पेंटोस्कोपिक टिल्ट इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पास जो आइज़ में रोटेशन होता है, ठीक है, वो जो है आपके पास जो है इफेक्ट ना हो। पेंटोस्कोपिक टिल्ट आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन एक तो ये कि आपके पास जो स्पेक्टिकल लेंस है वो ऑप्टिकल लेंस एक्सिस के साथ अलाइन रहता है और दूसरा इसकी जो होल्ड है आई के ऊपर वो भी आपके पास सही रहता है और आपके पास एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी ये देता है। इसके अलावा ये है कि ओब्लिक एस्टिग्मेटिज्म के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके पास इससे कम होंगे। एब्रेजन जो कि प्रोड्यूस हो सकती है डाउन गेज जब नीचे देखे तो वो भी हमारे पास इससे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आपके पास वर्टेक्स डिस्टेंस जो है इसमें मिनिमाइज़ हो जाता है, ठीक है। जितना आपके पास वर्टेक्स डिस्टेंस कम होता है उतनी आपके पास विजुअल एक्यूटी की गुड आएगी। तो हमारे पास जो कॉर्निया का फ्रंट सरफेस है और स्पेक्टिकल का बैक सरफेस है उसके बीच में एक क्लोज रिलेशन होगा, ठीक है। एक एक्यूरेट इमेज जो है हमें इससे नज़र आएगी। कुछ कंसिडरेशन है पेंटोस्कोपिक टिल्ट के लिए, तो यूजुअली जो है ऑप्टिशियंस 7 to 8 डिग्री ही टिल्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। इसकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम पेशेंट की विजुअल एक्यूटी और उसकी रिफ्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें ट्रायल फ्रेम में या रिफ्रैक्टर में जो है इस पॉइंट को जो है थोड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके बाद इसी से मिलता जुलता कुछ है फेस फॉर्म, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपके पास जो हमने अभी तो क्या डाउनवर्ड टिल्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो हमारे पास लेंस है वो डाउनवर्ड टिल्ट हो तो उसे पेंटोस्कोपिक टिल्ट कहते हैं। ये फेस फॉर्म हमारे पास ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ करने की करूँ, ये हमारे पास आई है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास जो ये फ्रेम है, ठीक है, ये हमारे पास यूं इसके ऊपर अगर फ्रेम पड़ा हुआ है तो ये फ्रेम जो है आपके पास इस टेम्पोरल साइड पे थोड़ा सा बेंट हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह इस आई के लिए भी आपके पास अगर ये टेम्पोरल साइड पे थोड़ा सा बेंट हुआ हो यानी अंदर की तरफ हुआ हो, ठीक है, अंदर की तरफ क्या ये मूव हुआ हो, इधर मैं 2D में आपको दिखा नहीं सकता कि ये आपके पास अंदर की तरफ जो है मूव हुआ हो, तो ऐसे उसको जो है पॉजिटिव फेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास टेम्पोरल की तरफ मूव ना हुआ तो उसे नेगेटिव फेस फॉर्म कहेंगे। पॉजिटिव फेस फॉर्म से ये भी हो सकता है कि ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो आपके पास नेजली जो है सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ आई से पास हो रही हो और आपके पास जो है लेंस की पावर में चेंज आ रहा हो, जिससे आपके पास जो है ऑप्टिकल क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होगी क्योंकि हम ऑफ एक्सिस से देख रहे होते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम जो है इनका ऑप्टिकल सेंटर्स है उनका डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दे हॉरिजॉन्टल, लेकिन इससे हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है इंड्यूस होगा जो कि एडवाइजेबल नहीं है। इसीलिए जो है स्पेक्टिकल फ्रेम्स में बहुत ही कम आपके पास फेस फॉर्म रखा जाता है। अगर हमने एक लेंस डिज़ाइन में ज़्यादा फेस फॉर्म या रैप रखना है तो फिर उसके लिए हमें जो है लेंस पावर्स को जो है मॉडिफाई करना होगा ताकि आपके पास इससे जो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फेस फॉर्म के वो हमारे पास मिनिमाइज हो सकें। सन ग्लासेस के हमारे पास जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस फेस फॉर्म के फिनोमेना को यूज़ करते हैं।
अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास ग्लेजिंग प्रोसेस है। ग्लेजिंग प्रोसेस हमारे पास अभी हमने जो लेंस सरफेसिंग पढ़ा था उसी से कुछ मिलता जुलता प्रोसेस है कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ फिटिंग लेंसेज इनटू स्पेक्टिकल फ्रेम और माउंट। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं, यानी जो है लेंसेज को फ्रेम में फिट करना सिंपल। लेइंग ऑफ में हमारे पास जो है मार्किंग्स होती हैं। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है उसको क्या है उसमें हम मार्क करते हैं। इसके अलावा अगर सिलेंड्रिकल एक्सिस है वो हमने इसमें मार्क करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर उसमें प्रिज्म है तो उसकी जो है हमने मार्किंग्स वगैरह करनी होती है। इस मार्किंग्स की बेस पे फिर आगे सारा काम किया जाता है। ये मार्किंग्स हमारे पास ज़्यादातर जो है फोसीमीटर के ज़रिए ही की जाती हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास इंक का जो पेन होता है, ठीक है, उसके ज़रिए मार्किंग्स होती हैं, या आपके पास जो स्पेशली डिज़ाइन प्रोट्रैक्टर होता है उसके ज़रिए जो है हम मार्किंग्स करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। बुक की एग्जाम्पल की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, डायग्राम मिटी हुई थी, तो मैं अपनी ड्रॉ करने की आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास जो है बेसिक जो है इधर ये जो है ऑप्टिकल सेंटर की मार्किंग जो है ये आपके पास फोसीमीटर से ही हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा सिलेंड्रिकल एक्सिस की जो मार्किंग है हमारे पास जिस एक्सिस में मार्किंग होगी वो हम लोग जो है इस पर क्या मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो प्रिज्म है आपके पास कितना डिसेंटर्ड हुआ है वो हमने मार्क करना होता है। इसके अलावा जो ज़रूरी है वो ये इंडिकेट करना ज़रूरी है कि आपके पास लेंस जो है वो राइट है या लेफ़्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक जो है मार्किंग होती है। सारे प्रोसेस को आपके पास लेइंग ऑफ कहते हैं। इसके बाद हमारे पास लेंस कटिंग है कि हमारे पास लेंस का साइज़ जो है जो डिज़ायर्ड साइज़ होता है उससे हमारे पास थोड़ा सा बड़ा काटा जाता है, ताकि इनकेस बड़े को छोटा किया जा सकता है, फिर छोटे को जो है बड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हमारे पास जो है हैंड की मदद से, मतलब एक क्राउन कटर आता है, ठीक है, उसकी मदद से हो सकता है, या व्हील कटर जो है इसका मशीन बेस भी जो है हो सकता है। जिस तरह लोहे को काटते हैं उसी तरह की क्या मशीन होती है हमारे पास। काटने से पहले जो है इंडियन इंक से या ग्रीस पेंसिल से उस पर मार्किंग्स करना ज़रूरी है, ये ना हो कि हम जो है बेख्याली में ज़्यादा ना काटते। डायमंड चार्ज लेंस कटर्स भी जो है इसमें हमारे पास यूज़ होते हैं। इसके बाद लेंस एजिंग है। लेंस एजिंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम जो लेंस हमने अभी काटा है उसको क्या ग्राइंड करते हैं, एक स्पेसिफिक शेप देते हैं। ठीक है, उसका साइज़ और उसका शेप, उसके जो राउंड एजेस जो होते हैं उनको हमने किस शेप में करना है, ठीक है, वो हम जो है इसमें एडजस्ट करते हैं। बहुत सारी जो है ऑटोमेटिक एजिंग मशीन जो है वो हमारे पास इस पर्पज़ के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास हैंड एजिंग जो है वो जो है अभी भी जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में है कि हैंड से जो काम होता है वो आपके पास मशीन से भी नहीं हो पा रहा होता। इसके लिए हमारे पास एक मशीन होती है जिसके 2 जो है व्हील्स होते हैं। ठीक है, वो आपस में जो है फिर ऑटोमेटिक जब हम उसे सेट कर देते हैं एज वगैरह को, ठीक है, तो फिर वो आपके पास ऑटोमेटिकली सारा काम कर देती है। डायमंड व्हील हैंड एजेस जो है वो भी आपके पास यूज़ में है। कुछ कॉमन एज फॉर्म्स जो एज की शेप्स है मैंने आपको बता रहा था, तो उसमें हमारे पास फ्लैट एज है, बेवल एज है, मिड बेवल है और ग्रूव जो है एज है। ठीक है, ये देखिए आपके पास फ्लैट है, ये आपके पास जो है बेवल है, और इस तरह पे ये मिड बेवल है, और ये आपके पास ग्रूव के अंदर एक ग्रूव टाइप। तो ये सारी जो है मतलब लेंस का जो हमारे पास कॉर्नर होता है, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उसके जो है फिटिंग्स के लिए हम जो है ये ग्रूव्स या जो है एज वगैरह बनाते हैं। इसके बाद लास्ट प्रोसेस ग्लेजिंग का हमारे पास स्प्रिंगिंग इन एंड रिमलेस फिटिंग, ये दोनों हमारे पास प्रोसेस है। स्प्रिंगिंग इन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास लेंस तैयार हुआ है उन्हें प्लास्टिक फ्रेम्स में जो है हम फिट कर दें, उसे स्प्रिंगिंग इन कहते हैं। ठीक, इस स्प्रिंगिंग इन में हमारे पास अगर क्या है प्लास्टिक फ्रेम्स की बजाय जो लोअर पार्ट है वो नायलॉन की जो वायर है उसमें भी फिट करना पड़े, वो भी स्प्रिंगिंग इन के प्रोसेस में आता है। और हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस है कि रिमलेस, जिनके हमारे पास रिम नहीं होते, ठीक है, डायरेक्टली जो है लेंस के अंदर जो है हमने उसके लिए होल बनाया होता है। ठीक है, उस स्क्रू के अंदर जो हम फिट करते हैं उसे जो है रिमलेस फिटिंग कहते हैं। ठीक है, इस रिमलेस फिटिंग से मुझे एक बात याद आई कि हम जो ये लेइंग ऑफ में मार्किंग्स कर रहे होते हैं तो राइट के लिए और लेफ़्ट के लिए जो है एक एक जो है मार्क इसके लिए भी करना हमारे पास ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास वेरिफिकेशन और स्पेक्टिकल्स है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो पेशेंट है वो अपनी ग्लासेस से जो स्पेक्टिकल्स है उनसे सेटिस्फाई नहीं होते, और इसकी वजह जो है वो आपके पास फॉल्टी डिस्पेंसिंग होती है। ठीक है, या फिटिंग में जो है मसला हुआ होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो स्पेक्टिकल्स बना के आए पेशेंट्स उनको जो है ऑप्थोमोलॉजिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट एक बार दोबारा जो है वेरीफाई कर लें। वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आपके पास 4-5 चीज़ें, ठीक है। एक तो चेकिंग ऑफ लेंस पावर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल एक्सिस, रीडिंग एडिशन, प्रिज्म पावर, और इसके अलावा बेस सेटिंग, और साथ में सेंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन फॉर एनी लेंस सरफेस डिफेक्ट्स। इसके अलावा जो फिटिंग ऑफ लेंस है फ्रेम में वो भी देखनी चाहिए कि हमारे पास वो सही फिट हुए हैं या नहीं।
प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास जितना भी डिस्कम्फर्ट आपके पास फिटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहा होता है, उनको जो है हमने इग्नोर किया होता है और हम समझ रहे होते हैं कि हमने जो प्रिस्क्राइब किए लेंस वो हमारे पास फॉल्ट हैं। असल में फ़ॉल्ट ज़्यादातर आपके पास जो है डिस्पेंसिंग वगैरह में या फिटिंग में होता है। तो लेंस पावर और एक्सेस को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे बेसिक प्रोसेस है कि लेंस पावर को फाइंड करना, उसकी सेंटरिंग और सिलेंड्रिकल एक्सेस निकालना। उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है, लेंस मीटर कहते हैं, फोसीमीटर भी कहते हैं, वर्टोमीटर भी कहते हैं। आने वाले चैप्टर्स में इसके प्रिंसिपल, यूजेस सब कुछ पढ़ेंगे। दूसरी जो टेक्निक है लेंस को पावर वेरीफाई करने के लिए, वो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीजर है। ठीक है, इस टेक्निक को ज़रा समझते हैं। तो पहले हमने अगर स्फेरिकल लेंसेज को न्यूट्रलाइज करना है तो हमने जो है लेंस की टाइप को फाइंड करना होगा। ठीक है, हमारे पास लेंस कौन सी टाइप का है, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला तो ये है कि हमारे पास जो इमेज होगी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, वो आपके पास जो है विद मूवमेंट शो करेगी आपके पास माइनस लेंस में, और जो है अगेंस्ट मूवमेंट आपके पास जो है प्लस लेंस में शो करेगी। मिरर में हमारे पास इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें, ये हमेशा जो है ये पॉइंट्स अच्छे से अच्छा बंदा भी भूल जाता है। अब लेंस का हमें पता चल गया कि ये प्लस है या माइनस है। उसके बाद जो है लाइंस ऑफ अ क्रॉस लाइन चार्ट, ये हमारे पास एक क्रॉस लाइन चार्ट है। ये हमारे पास जो है मैग्नीफाई नज़र आएगा आपके पास जो है प्लस लेंसेज के केस में, और आपके पास मिनिमम नज़र आएगा यानी मिनीफाई नज़र आएगा आपके पास माइनस लेंसेज के केस में। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे स्ट्रेट एज टेस्ट है। ठीक है, ये इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अगर आपके पास एक स्पेक्टिकल है, इसके ऊपर हमने रूलर को यूँ रखना है। ठीक है, अगर ये रूलर आपके पास सेंटर में टच हो रहा है तो ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स लेंस सेंटर से जो है थिक होते हैं। और अगर ये हमारे पास एजेस पे टच कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है माइनस लेंस है। ठीक है, ये टेक्निक इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मेनिस्कस लेंस हमारे पास जो है वो उनमें पता नहीं चल रहा होता कि आपके पास वो साइड से थिक है या सेंटर से। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो हमारे माइंड में हो। पहला तो ये कि टारगेट को हमने जो है एक कन्वीनियंट डिस्टेंस पे रखना है। यूजुअली जो है आर्म लेंथ पे जो है रख के इनको चेक किया जाता है, ताकि आपके पास जो स्मॉल ट्रांसवर्स मूवमेंट्स हैं उनको भी जो है हम देख सकें और हमारे पास क्लियरली विजिबल हो। ख्याल रखना चाहिए कहीं हम ही जो है लेंस को स्क्रैच ना कर दें। इसके अलावा पेरिफेरल डिस्टॉर्शन जो है वो हाई पावर्ड लेंसेज में हमारे पास ज़्यादा होती है, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होती है और समझ नहीं आ रही होती। इसलिए बेटर रहेगा कि हम एक पेपर जो जिसके सेंटर में 1 सेंटीमीटर का होल हो, वो उस स्पेक्टिकल के आगे रख के और उसका जो है यानी सेंटर पार्ट जो है हम खाली 1 सेंटीमीटर का वो हम एग्जामिन करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास फिर भी जो है मेनिस्कस लेंस में चॉइस नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है बैक वर्टेक्स पावर जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 से 6 मिलीमीटर का जो गैप होता है वो लेंसेज के बीच में ही रहता है। फ्रंट वर्टेक्स पावर हम जो है इसके ज़रिए फिर भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल बैक वर्टेक्स पावर की तरह ही होती है। ठीक है, माइनस लेंसेज के लिए, लेकिन हमारे पास प्लस लेंसेज जिनकी +2 डायोप्टर से ज़्यादा पावर हो, उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट होती है, इसलिए फोसीमीटर का फिर यूज़ किया जाता है। अच्छा, हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को करना किस तरह स्फेरिकल लेंसेज के लिए बहुत ही इजी है। हमें पता चल गया कि ये प्लस है या माइनस है। लेट्स से हमें पता चल गया ये प्लस है, इसी के ऊपर हमने दूसरा जो है माइनस लेंसेज जो है रखना है, उस वक्त तक रखना है, और इस क्रॉस के ऊपर जो है हमने बार बार मूव करना है, तब तक मूव करना है जब तक ये इमेज हमारे पास मूवमेंट जो है स्टॉप कर दे। इसके बाद अब सिलेंड्रिकल लेंसेज की न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये हमारे पास जो है सीजर लाइक मूवमेंट जो है हमारे पास इस क्रॉस चार्ट पे शो कर रही होती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें इसे मूव करना होगा जब तक हमारे पास ये जो है उस क्रॉस लाइन के साथ अलाइन ना हो जाए। जब अलाइन हो जाए तो वो फिर हमारे पास जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है पोजीशंस होती हैं। अब इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 डिफरेंट वेज यूज़ होते हैं, जिस तरह रेटिनोस्कोपी में होते थे। पहला आपके पास दोनों जो एक्सेस हैं उनको हम स्फेरिकल लेंसेज से जो है न्यूट्रलाइज करें। इसमें हम जो है ऑपोजिट एक्सिस की जो है मूवमेंट को क्या चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, और वर्टिकल क्रॉस लाइन में जो है हम ब्रेक देख रहे होते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को पहले न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला होगा कि हॉरिजॉन्टल स्फीयर बाय वर्टिकल स्फीयर माइनस हॉरिजॉन्टल स्फीयर, जो कि हमारे पास सिलेंडर की पावर देगा क्रॉस 1। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं तो इजी हो जाएगा कि वर्टिकल एक्सिस अगर हमने न्यूट्रलाइज कर दी +2 डायोप्टर से, ठीक है, तो वर्टिकल हमारे पास स्फीयर हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 3 डायोप्टर से। तो हमारे पास पावर को कैलकुलेट करने के लिए फिर जो मेथड होगा वो ये होगा कि +2 डायोप्टर तो हमने स्फीयर में ले लिया, ठीक है, और बाकी जो है हॉरिजॉन्टल से यानी 3 से लेके हमने जो है 2 माइनस कर देना है, तो +1 हमारे पास आ जाएगा। इसी एग्जांपल को जो है मैं इसके लिए करके देता हूँ ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाए। ठीक है, तो इसको करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्फीयर हमारे पास जो था वो +3 डायोप्टर है, ठीक है, और हमारे पास जो
नीचे वर्टिकल है, ठीक है, वो हमारे पास जो है +2 है, ठीक है। इसमें से माइनस करना है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और इसकी एक्सिस हमारे पास जो होगी वो आपके पास 180 पे होगी, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल को क्या न्यूट्रलाइज करें। तो ये इसको जो है सिंपली कैलकुलेट नहीं करना, ये एक फार्मूला दिया हुआ है। ये +3 डायोप्टर जो है ये आपका स्फीयर है, ठीक है, और आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, -3 में से +2 निकाले तो आपके पास -1 आता है। ये आपके पास जो है ये सिलेंड्रिकल की वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। ये इस तरह नहीं कि आप इसको जो है प्रॉपर सॉल्व करने लग जाएं कि ठीक है इसको भी आप केस में से माइनस करने लग जाए, डिवाइड करने लग जाए। तो ये मैंने इसलिए इधर किया है, आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझा, यहाँ पे डायरेक्ट हुआ हुआ है। सेकंड इसमें जो मेथड है वो हमारे पास ये है कि एक एक्सिस को तो हम जो है स्फीयर के ज़रिए न्यूट्रलाइज करें और दूसरे को जो है हम सिलेंडर जो है उसके ज़रिए जो है न्यूट्रलाइज करें, यानी सिलेंड्रिकल लेंस के ज़रिए है उसी तरह, लेकिन सिलेंड्रिकल लेंस के ज़रिए। रेटिनोस्कोपी में भी हमारे पास उसकी न्यूट्रलाइजेशन में भी ये प्रोसेस है। अब इन स्पेक्टिकल्स को जो है हम प्रोट्रैक्टर पे रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रोट्रैक्टर है जिसमें हमारे पास जो है एक्सिस की रीडिंग्स वगैरह दी होती हैं। इसके ऊपर स्पेक्टिकल्स को इस तरह रखना है कि उसकी जो फ्रंट सर्फेस है वो हमारे पास डाउनवर्ड हो, क्योंकि हमारे पास जो साइड पीसेज हैं उसकी वजह से हम जो है प्रोट्रैक्टर पे जो है सही तरीके से मेजरमेंट नहीं ले सकते। फिर जब हमारे पास ये न्यूट्रलाइज हो जाए तो उसकी जो एक्सिस है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री है, हमें पता है जो एक्सिस आती है उसके ऑपोजिट पे हमारे पास पावर होती है, तो उसमें से हमने 180 को जो है सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इस एक्सिस ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और टेस्ट है, रिफ्लेक्शन टेस्ट, ठीक है। ये जो है टेक्निकल सा है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। स्पेक्टिकल्स को जो है हम हॉरिजेंटली जो है आई के लोअर आईलेट के लेवल पे 15 सेंटीमीटर जो है अपनी आंख से दूर के रख के पकड़ लेते हैं। उसके बाद इसमें जो है हम रिफ्लेक्शंस को जो है नोट कर रहे होते हैं ग्लास के अंदर, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन हमारे पास अनडिस्टॉर्टेड नज़र आए तो इसका मतलब है हम अलोंग द एक्सिस देख रहे हैं। अगर ये हमारे पास डिस्टॉर्टेड और मैग्नीफाइड नज़र आए इसका मतलब ये कनकेव सिलेंडर है। याद रहे कि ये आपके पास यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है वो आपके पास लेंसेज से जो है डिफरेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन को देख रहे होते हैं। इसके बाद स्पेक्टिकल्स को उस वक्त तक जो है हल्का सा रोटेट किया जाता है जब तक आपके पास ये इमेज जो है अनडिस्टॉर्टेड हो जाए, ठीक है। ये अनडिस्टॉर्टेड हो जाए तो उस एक्सिस को हम मार्क कर लेते हैं और फिर क्या प्रोटेक्टर पे रीड करके जो है फर्दर भी जो है कंफर्म कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास रीडिंग एडिशन है, तो इसके लिए हमें जो है पहले डिस्टेंस जो करेक्शन है उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नियर पोर्शन होता है, नियर सेगमेंट होता है, उसके ऊपर हम थंब रखते हैं ताकि वो हिस्सा हम मेजर ना करें। उसके बाद हम जो है नियर सेगमेंट को मेजर करते हैं। हमारे पास जो नियर और डिस्टेंस पावर का डिफरेंस होता है वो हमारे पास रीडिंग एडिशन होता है। अगर हमारे पास डिस्टेंस करेक्शन में सिलेंडर भी हो तो हम पहले डिस्टेंस पोर्शन को न्यूट्रलाइज करेंगे, एक्सिस भी उसकी न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर नियर सेगमेंट जो है वो हमारे पास जो है उसी एक्सिस पे जो है हम न्यूट्रलाइज करेंगे। इन दोनों का जो फिर हमारे पास डिफरेंस होगा वो हमें रीडिंग एडिशन देता है। लेट्स से ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास लेट से इस पे जो है इस एक्सिस पे हमारे पास जो है सिलेंडर नंबर है, तो इसी एक्सिस पे जो है हमने फिर नियर सेगमेंट को भी न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। किस तरह करेंगे, उसी तरह प्लस है तो हमारे पास इसको माइनस लेंस लेके क्या हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि जब तक हमारे पास मूवमेंट जो है उसकी स्टॉप नहीं होती। फोसीमीटर पे डिस्टेंस करेक्शन निकालने के लिए हमें जो है उसकी बैक वर्टेक्स पावर जो है चेक करनी होती है, ठीक है। लेकिन रीडिंग एडिशन के लिए आपको जो है स्पेक्टिकल्स को अपसाइड डाउन रखना होता है, यानी उसकी फ्रंट पावर जो है हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो नियर एडिशन होता है, रीडिंग लेंसेज होते हैं वो आपके पास फ्रंट सरफेस पे जो है बाईफोकल के लगे होते हैं। उसके लिए भी क्या प्रोसेस है कि पहले फ्रंट सरफेस जो है उसकी पावर निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस के लिए, फिर नियर की, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास रीडिंग एडिशन देगा। तो फोसीमीटर के लिए इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहले तो ये कि बैक वर्टेक्स पावर जो है डिस्टेंस की निकाली हमने बैक साइड से, ठीक है, लेंसेज के जो बैक साइड हो गया, ठीक है, उसमें जितना भी हमारे पास उसका सिलेंडर वगैरह था वो हमने जो है उसमें निकाल लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि हमने फ्रंट वर्टेक्स पावर जो है वो डिस्टेंस के लिए निकालनी है। फिर हमने जो है थर्ड स्टेप में जो है नियर की जो है फ्रंट वर्टेक्स पावर निकालनी है और फिर इन फ्रंट वर्टेक्स पावर का डिस्टेंस और नियर का जो है डिफरेंस जो है आपको रीडिंग एडिशन देगा। ये मेथड आपके पास फोसीमीटर या लेंसोमीटर के लिए इस तरह यूज़ होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रिज्म है कि प्रिज्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले जो है हमने बेस की डायरेक्शन जो है हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ये उसी क्रॉस लाइन चार्ट के ज़रिए जो है हम जो करेंगे उसके ऊपर स्पेक्टिकल्स को रोटेट करेंगे
तब तक जब तक हमें कोई एक लाइन जो है वो जुड़ी हुई नज़र आ जाए, यानी अनब्रोकन जो है नज़र आ जाए, जिस तरह की ये है। तो ये हमारे पास जो है उसकी बेस होगी। तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो फिर आपके पास एपेक्स होगी। फिर हमने जो है ट्रायल फ्रेम से जो है लेंसेज उठाने हैं प्रिज्म्स वाले, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या है बेस को इसी साइड पे रख के और एपेक्स को इस साइड पे रख के जो है न्यूट्रलाइज करेंगे जब तक हमारे पास ज़ीरो मूवमेंट शो हो। इसके बाद हमारे पास लेंस सेंट्रेशन है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं या डेटम सेंटर कहते हैं। तो ये सीपी जो है यूजुअली जो है आपके पास बिल्कुल प्यूपिल के सामने होना चाहिए, ठीक है। और जो दोनों सेंटर पॉइंट है वो आपके पास जो है आईपीडी को जो है कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। पास इन दोनों सेंटर पॉइंट का या आईपीडी जो है आप इसमें कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो फिर हमें ऐसे केसेस में आर्टिफिशियल डिसेंट्रेशन करनी पड़ती है या कुछ प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि हमारे पास ये जो है बिल्कुल सिमेट्रिकली आ जाए और पीपल के सामने आ जाए। अब हमारे पास जो स्पेक्टिकल्स आती है जिनको वेरीफाई करना हो, उसका सेंटर पॉइंट फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम पहले वर्टिकल लाइन जो है वो क्रॉस लाइन पे जो है फोकस कराएंगे और स्पेक्टिकल्स को जो है हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं जब तक आपके पास लाइन जो है अनब्रोकन नज़र ना आए, ठीक है। यानी जो लाइन जो है आप इसमें जुड़ी हुई नज़र आए वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है। और उसका वर्टिकल लाइन का हम जो है सेंटर जो है वो ग्लासेस के सेंटर में मार्क कर लेंगे। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी हम मार्क कर लेंगे। दोनों का मार्क करने के बाद जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो वो आपके पास जो है सेंटर पॉइंट दे रहा होता है। जब भी ग्लासेस हमारे पास पहनी जाएं तो मैंने पहले भी कहा कि उसका सेंटर ऑफ प्यूपिल जो है वो आपके पास जो है कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए सेंटर पॉइंट के साथ। कुछ और चीज़ें भी चेक करने की है, सरफेस डिफेक्ट्स हो गए कि ठीक है आपके पास इल्यूमिनेशन वगैरह रूम की अगर सेट है तो उसमें आपको कोई एब्रेजन चिप्स या वेव्स टाइप जो है वो जो है नज़र नहीं आनी चाहिए। आंखों से क्या उसे देखना चाहिए, उस पर किसी किस्म का स्क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपके पास ग्लेयर वगैरह की चमक वगैरह जो है दिखेगी फिर और हमारे पास उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली जो है सिलेंड्रिकल लेंसेज में हमारे पास प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लास्ट हमारे पास मेजरमेंट ऑफ वर्पेज। वर्पेज हमारे पास लेंस की जो है बेंडिंग को कहते हैं या थोड़ा सा हमारे पास लेंस जो है वो फ्लेक्स कर जाए, ठीक है। और ये कब होता है जब आपके पास प्लास्टिक लेंस को स्मॉल फ्रेम में इंसर्ट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो है सरफेस पावर में जो है एक चेंज हमें शो कराएगा। ये जो मैग्नीट्यूड होता है फ्लेक्स का, ठीक है, ये आपके पास अमाउंट ऑफ सिलेंडर जो है उसको क्या है लेंस के रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्फेरिकल होना चाहिए था। इस वेरपेज को जो है आपके पास जो है लेंस क्लॉक के जरिए मेजर किया जा सकता है। फोसीमीटर में इसका कोई पावर चेंज जो है हमारे पास नहीं नजर आएगा। वेरपेज हमारे पास जो है बहुत लेंस सर्फेसिस को टॉरिक बना देता है, इसीलिए ये हमारे पास प्रैक्टिकल लेंस पावर को इतना इफेक्ट नहीं करता क्योंकि हमारे पास फ्रंट और जो बैक सरफेस हैं वो इक्वल अमाउंट में जो है बेंड हो चुके होते हैं। लेकिन वारपेज का हमें नुकसान ये हो सकता है कि हमारे पास जो पेशेंट है उसको जो है डिफ़िकल्ट रहता है कि स्पेक्टिकल्स के साथ अडाप्टेशन में, ठीक है। ये अडेप्टेशन प्रॉब्लम्स जो है ये आपके पास लेंस एब्रेशन डिस्टॉर्शन के साथ रिलेट करती हैं जो कि वेरपेज की वजह से कॉज होती है। कुछ लोकलाइज्ड एरियाज़ में अगर आपके पास वेरपेज दिख जाए तो आपके पास जो इमेज है या टारगेट जो है वो आपको बेंड या ब्लर जो है नज़र आएगा लेंस पेरिफेरी के थ्रू। इसके साथ हमारा स्पेक्टिकल्स का चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट में इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट लेंस अपना 8 नंबर चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना खूब ख्याल रखें।